हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप देख रहे हैं वीडियो तब के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और साथ ही कल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। कल वीडियो बना रहा था तभी मोबाइल की एमबी खत्म हो गई, जिसके कारण वीडियो को रोक दिया गया बीच में। तो आज उसी के आगे से मैं बनाऊंगा। और यहाँ पे क्लीमेंसन ऑफ चेन के बारे में चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो सीधे सीधे हम लोग चलते हैं। क्लीमेंसन ऑफ चेन क्या होता है? क्लीमेंसन ऑफ चेन जहां तक कल पढ़ा था उसी के आगे आज शुरू कर रहा हूँ। क्लीमेंसन ऑफ चेन, क्लीमेंसन ऑफ चेन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन के निर्माण की। इसमें होता क्या है, कार्बोनिल समूह जो होता है उसका अपचयन कराया जाता है। कार्बोनिल समूह का अपचयन कराया जाता है। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और सांद्र एसियन की उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाता है तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन यहां से लेकर के H2O के रूप में बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन की जगह दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है CH2। इसको बोलते हैं मैथिलीन। तो हम कह सकते हैं कार्बोनिल समूह का जिंक अमलगम तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा मैथिलीन समूह में परिवर्तन होना क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण CH3 द्विबंधु प्लस 4H एरो जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जैसे ही अपचयन होगा ये CH3 सिंगल बंध CH3 प्लस H2O बनाएगा। एल्केन में ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन होने के कारण इसका नाम प्रोपेन है। तो हम लोग यहाँ से इसका एक उदाहरण भी समझ लिए। इसको लुकास रिएजेंट, लुकास अभिकर्मक भी कहते हैं, क्योंकि जिंक अमलगम क्या होता है, एक चीज और जाने। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब होता है, अमलगम का मतलब मरकरी में धातु का विलयन। जैसे जिंक का विलयन होगा जैसे जिंक अमलगम, अगर सोडियम का होगा तो सोडियम अमलगम। तो इस तरह से मरकरी में किसी धातु का विलयन अमलगम कहलाता है और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब मैं अगले रिएक्शंस की तरफ चलता हूँ। ये आपको समझ में आ गया हो। आगे हम लोग बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता एक उल्फ किस्लर अपचयन। नंबर जो भी होगा अपना आप देते जाइएगा। उल्फ 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 किस्लर अपचयन। उल्फ किस्लर अपचयन क्या होता है? उल्फ किस्लर अपचयन में हम लोग किसी भी कार्बोनिल समूह को लेकर के हाइड्रेजीन NH2 हाइड्रेजीन का सूत्र होता है हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन के साथ अपचयन कराते हैं तो सबसे पहले यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके -H2O बाहर हो गया। फिर सिंगल बंध C द्विबंध, यहां से नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन हटा तो दोनों वैलेंसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी और NH2। पुनः इसका हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल
एथिलीन ग्लाइकॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अगर अपचयन करा देंगे तो ये पुनः परिवर्तित हो जाएगी। दोनों नाइट्रोजन मिलकर के N2 का निर्माण कर लेंगे और यहां से ये मेथिलीन CH2 बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसको, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया क्लीमेंसन अपचयन की तरह ही रिएक्शन है, बस अगर यहाँ पे हम आर यूज कर देंगे, आर डैश दोनों बराबर हों तो भी आर डैश, ये एल्केन हो गया। ये क्या बना? फाइनल एल्केन बना। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है एल्केन बनाने का। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। एल्केन बनाने का मुझे लगता है ये 6वां या 5वां जो भी मेथड होगा आप उसको देखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं कार्बाइड द्वारा एल्केन, या बल्कि हम लिख रहे हैं कार्बाइड के जल अपघटन द्वारा, कार्बाइड के जल अपघटन द्वारा। तो यहाँ पे मैं कुछ मुख्य कार्बाइडों का परिचय आपको कराता हूँ। जैसे एक होता है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। एक होता है मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 और एक होता है कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अब हम प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि इन तीनों में से किस कार्बाइड से हम लोग एल्कीन बना सकते हैं, या फिर तीनों कार्बाइड से एल्कीन बनेगा? तो नहीं, इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम कार्बाइड से एल्कीन बनेगा, मैग्नीशियम कार्बाइड से एल्कीन बनेगा और वो भी 3 कार्बन, और कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं इससे एसिटिलीन बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं जल अपघटन कराता हूं तो 4s2o रिएक्शन बैलेंस करके लिख रहा हूं, आप बैलेंस बाद में भी कर सकते हैं। यहां से देखें तो 3 कार्बन, जिसको अगर मैं 12 लिख दूं तो हो जाएगा 3CH4। सभी कार्बन मेथिल में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन तो मेथेन के कुल 3 अणु बनेंगे। अब 4 के 12 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया, 12 दूना 24 है, तो प्लस 4Al यहाँ से, 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन, OH 4 के 12 OH हो गया। इस तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और मेथेन गैस बाहर कर लेते हैं, तो मेथेन बन गया। मैग्नीशियम कार्बाइड की अपक्रिया अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो ये बनाएगा इसी तरीके से CH3 CH द्विबंध CH2, प्रोपीन बनेगा। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड बाई प्रोडक्ट यहाँ पे भी निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, इसमें लिख दिया मैं। कैल्शियम कार्बाइड का अगर जल अपघटन कराते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का अगर जल अपघटन कराएंगे तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, CH2 CH। यहाँ पे मैं इसको तोड़ के लिख दे रहा हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों कार्बन, वास्तव में कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, और यहाँ पे होता है Ca++। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एसिटिलीन जैसा होता भी है। तो यहाँ से दोनों एक कैल्शियम हट गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और ये एसिटिलीन। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, उसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं हम किससे एल्केन बना सकते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड से एल्केन बनाया जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, एक आध रिएक्शन और इसमें अगर मैं करा दूं, जैसे सबाते सेंटेंस अपचयन। सबाते सेंटेंस अपचयन क्या होता है, इसको लोग सेवातीय, सेवाते सेंडरेंस अपचयन के नाम से जानते हैं। सेवाते सेंडरेंस अपचयन क्या होता है, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसी भी असंतृप्त हाइड्रोजन, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन, तो मैं एल्काइन से शुरू कर देता हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये निकिल कैसा होता है, रैने निकिल या निकिल चूर्ण इसको कहते हैं। रैने निकिल का मतलब अगर निकिल का बहुत बारीक चूर्ण तैयार कर दिया जाए तो उसे रैने निकिल कहते हैं। तो निकिल चूर्ण की उपस्थिति में अगर हम इसका अपचयन कराएं तो इस स्थिति में सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन नियत मात्रा में लूंगा या कम मात्रा में लूंगा तो एथिलीन बनेगा, और अगर मैं फिर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करा दूं तो CH3 एथेन यानी एल्केन प्राप्त हो गया। तो ये एल्केन बनाने का एक अन्य मेथड हो गया। इस तरह से एल्केन बनाने की मैंने आपको लगभग 7-8 विधियां बताई। अब इन विधियों में से जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, क्लेमेंसन अपचयन इम्पोर्टेंट है, वुल्फ किस्नर अपचयन इम्पोर्टेंट है, और आप इसमें वुड्स अपक्रिया भी याद रख सकते हैं। वुड्स अपक्रिया में सोडियम की जगह अगर आप जिंक यूज कर लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे जिंक, अगर यूज करेंगे तो फ्रैगलैंड अपक्रिया उसको कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके भौतिक गुण का। आज एल्केन के जो मैं सामान्य से शुरू किया था उसके बनाने की विधि तक की बात या यहाँ तक का सफर हम लोग तय कर लिए। अब थोड़ा बात करते हैं एल्केन के निर्माण पढ़ने के बाद इसके एल्केन के भौतिक गुण के बारे में। एल्केनों का भौतिक गुण क्या होता है, तो एल्केनों में जो एल्केन के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, C1 से C4 तक गैसीय अवस्था में होते हैं, और उसके बाद उच्च सदस्य द्रव या मोम जैसे ठोस होते हैं। हम बल्कि इतना भी कह सकते हैं C5 से लेकर C17 तक आप देखेंगे तो द्रव अवस्था में होते हैं, और उसके ऊपर के सभी मोम जैसा ठोस होते हैं। तो एक इसका भौतिक गुण, यानी हम लोग पहले लिख लें एल्केनों के भौतिक गुण। एल्केनों के भौतिक गुण में पहला भौतिक अवस्था कह सकते हैं। भौतिक अवस्था इसकी कैसी होती है, भौतिक अवस्था से मतलब है जो एल्केन होता है उसमें C1 से C4 तक गैस, C5 से लेकर C17 तक द्रव, और अन्य उच्च सदस्य ठोस मोम जैसा ठोस होते हैं। हम कह सकते हैं अब इसका दूसरा गुण है, इंपॉर्टेंट भी है, गलनांग व क्वथनांग। गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक जो इसका होता है अणुभार बढ़ने के साथ, बल्कि मैं ऐसे लिख दूं अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक प्रोपोर्शनल अणुभार। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। जैसे CH4 का गलनांक और क्वथनांक C2H6 से कम होगा, यानी C2H6 का ज्यादा होगा। इसी तरीके से CH8 का ज्यादा होगा। अणुभार बढ़ने के साथ साथ, अणुभार
बढ़ने के साथ साथ जैसे इसका अणुभार निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का भार अलग अलग जोड़ करके, इनका भी अलग अलग ऐसे जोड़ के, अगर जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तो और किस पे डिपेंड करता है। गलनांक और क्वथनांक वास्तव में अणुभार